नमस्कार, पर्सपेक्टिव में आपका स्वागत है। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। इस कार्यक्रम में बातचीत राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, व्यापार और खेल जगत से जुड़ी उन तमाम खबरों की जो आज के अखबारों में प्रमुखता से छपी हैं, और इन खबरों की समीक्षा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ वरिष्ठ पत्रकार जिनसे खबरों के संदर्भ में विस्तृत बातचीत होगी। पर्सपेक्टिव की शुरुआत से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पाकिस्तान की नापाक करतूत, पंजाब के पठानकोट पर आतंकी हमला, रात 3 बजे से शुरू हुई फायरिंग। जम्मू कश्मीर में 2 निशान को लेकर कोर्ट के फैसले से मचा राजनीतिक बवाल। दिल्ली में आज चलेंगी इवन नंबर की गाड़ियां, पहले दिन प्रदूषण से मिली फौरी राहत। काबुल में फिर हुआ आतंकी हमला, तालिबान ने ली हमले की जिम्मेदारी। पाकिस्तान में 9 आतंकवादियों को दी जाएगी फांसी। इस साल 38 अरब डॉलर पर पहुंच सकता है ई कॉमर्स कारोबार। मेक इन इंडिया का इंपैक्ट छात्र ठुकरा रहे हैं मोटा पैकेज। नए साल में 35,000 पर पहुंचेगा सेंसेक्स। विराट कोहली बने आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी। न्यूजीलैंड सीरीज के लिए पाक टीम में वापस आए मोहम्मद आमिर। सीबीआई ने डीडीसीए से आंतरिक ऑडिट की रिपोर्ट मांगी। और पर्सपेक्टिव की पहली श्रृंखला में बात राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी कुछ खास खबरों की। और राष्ट्रीय स्तर की खबरों की समीक्षा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बाफना जी। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत लोकसभा टीवी में। आज की सबसे पहली खबर की शुरुआत अगर मैं करूं तो ये लाइन निकलती है स्वाभाविक रूप से कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो जब जब भी हमारा दोस्ताने का हाथ बढ़ा, बदले में हमें धोखा ही उससे मिला है। हम देखें जो खबर, सबसे बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब के पठानकोट में आतंकी हमला हुआ है। पाकिस्तान की सीमा से महज 30 किलोमीटर दूर पर है ये पठानकोट, जहां पर यह हमला हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाक दौरे के महज 8 दिन बाद पाकिस्तान की ये करतूत है। क्या कहेंगे आप, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये पाकिस्तान की सरकार इस घटना में कितनी इन्वॉल्व है इसके बारे में अभी मुझे लगता है कि कोई टिप्पणी करना शायद जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तय है कि जो वो आतंकवाद की जो इस तरह की घटनाएं हैं वो सीमा पार से बढ़ाई जाती है। वहाँ से आतंकी आते हैं और यहाँ हमला करते हैं। पिछले 3-4 घटनाओं में हमने इस बात को देखा है। लेकिन ये भी एक इतिहास है कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की बातचीत शुरू होती है तो आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। और मुझे लगता है कि इसको इसी संदर्भ में हमें देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी जो आतंकी संगठन पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, जिनको पाकिस्तान की सरकार ने ऑफिशियल नीति के तहत बढ़ावा दिया था पहले, अब वो कह रहे हैं कि हम उनको अब बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। वहाँ लश्कर तैयबा के खिलाफ भी उनका कहना है कि वो हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन अभी ज़मीन पर हमें जो है वो जागरूक रहने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की अगर एजेंसियाँ, जैसा कि आईएसआई के बारे में कहा जाता है कि वो अभी भी जो पाकिस्तान सरकार की जो नीति है भारत के साथ दोस्ताना और शांतिपूर्वक संबंध बनाने की, उसके साथ वो अभी पूरी तरह से नहीं है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर आर्मी और आईएसआई के रिश्ते भी जो हैं वो एक तरह से कोई बहुत अच्छे नहीं माने जा सकते। और एक स्वायत्त सत्ता जो है वहाँ पर आईएसआई की वहाँ बन चुकी थी। अब नवाज शरीफ साहब के आने के बाद ये जो इनकी जो स्वायत्त सत्ता थी आईएसआई की, वो कितनी कमज़ोर हुई है, कितनी कम हुई है, इसके बारे में अभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन ये तय है कि ये निश्चित रूप से इसमें पाकिस्तान से जुड़े जो आतंकी संगठन हैं उनकी हाथ दिखाई दे रहा है। और अगर पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के आतंकी भारत में आते हैं तो निश्चित रूप से पाकिस्तान सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के तत्वों को पर लगाम लगाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो अब पाकिस्तान की सरकार इसमें कितना इन्वॉल्व है, वहाँ की चुनी हुई सरकार,
इसके बारे में मुझे लगता है कि अभी कोई टिप्पणी तुरंत करना जल्दबाजी सुरेश जी, होगी। ये जो हमला हुआ वो बताया जा रहा है रात को 3 बजे से पठानकोट में फायरिंग शुरू हुई। तकरीबन 4 से 8 आतंकवादी पठानकोट के जो एयरफोर्स स्टेशन का जो परिसर है वहां पर वो पहुंचे थे और वहां पर से कार्रवाई ये शुरू हुई। हालांकि भारतीय सेना के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई दी है और उसमें जो खबर मिल रही है कि 4 आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन कुछ आतंकी अभी भी वहां पर हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। इसमें सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि हमारे 2 जवान भी शहीद हुए हैं। तो बार बार सीज फायर का उल्लंघन, आतंकी हमला, तो क्या की जाए सकारात्मक उम्मीद कि पाकिस्तान भी भारत के साथ मिलकर आतंकवादियों के खिलाफ लड़ेगा? जी देखिए, उम्मीद पर तो पूरी दुनिया का टिकी हुई जी। है और मुझे लगता है कि जो मोदी साहब की जो लाहौर यात्रा हुई थी, लाहौर जी। गए थे मोदी जी, उसके बाद एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर जो है दोनों देशों के बीच में बातचीत के पक्ष में बना है और उसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वहाँ के जो राजनीतिक दल के नेता हैं उन्होंने भी बहुत ही पॉजिटिव बातें कही है, हमारे इधर से भी बहुत पॉजिटिव बातें हुई है। तो मुझे लगता है कि बातचीत के सिवा और कोई दूसरा समाधान है नहीं भारत और पाकिस्तान के बीच में। जी। तो लेकिन बातचीत के साथ साथ आतंकवाद पर लगाम लगाना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें पाकिस्तान की सीधे सीधे जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर वहाँ से लोग आके यहाँ आतंकवादी घटना करते हैं तो निश्चित रूप से पाकिस्तान की सरकार अपनी इस जिम्मेदारी को कैसे निभाती है, जमीन पर कैसे निभाती है, ये भारत सरकार को देखना है और हम और सभी लोगों को देखना है कि क्या वास्तव में पाकिस्तान की जो चुनी हुई सरकार है वो जो भारत के खिलाफ जो आतंकी संगठन वहाँ सक्रिय हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, कितनी प्रभावी कार्रवाई कर रही है। तो ये सारे सवाल तो बने रहेंगे और निश्चित रूप से जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वार्ता होगी और आतंकवाद उसमें जो है एक प्रमुख मुद्दा है और उस स्तर पर जो बातचीत होगी उसमें क्या नतीजा निकलता है ये भी कहना संभव नहीं है, लेकिन बातचीत की प्रक्रिया जो है वो जारी रहनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और इस तरह की जो आतंकवादी घटनाएं हैं उस पर कैसे उसका मुकाबला किया जाए और ये पाकिस्तान के भी हित में है कि वहाँ से जो जारी आतंकवाद है उसको नियंत्रण मिले। अगर वो नियंत्रण कर पाने में विफल रहते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो शांति की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाना मुश्किल होगा, इसमें कोई शक नहीं। इस मामले में अब सबकी नज़र सबसे बड़ी मतलब ध्यान का आकर्षण का केंद्र यही रहेगा कि भारत का रुख कैसा रहता है उसके प्रति। इस हमले के बाद भारत पाकिस्तान की किस तरीके से सरकार भी इस घटना को किस तरह से देखती है, बिल्कुल, क्या और हम भी कितनी सख्ती से इसके विरोध में हम अपनी आवाज उठाते हैं, ये भी बहुत मायने रखेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में 2 निशान को लेकर कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक बवाल मचा है। जम्मू कश्मीर में एक देश एक विधान एक निशान, ये भाजपा ये मुद्दा उठाती रही है, लेकिन अब वहां की कोर्ट ने ये कहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के साथ राज्य का जो ध्वज है वो लगाना आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। इसको लेकर के वहां पर घमासान मचा हुआ है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? भाजपा जो वहां पर अभी साझा सरकार चला रही है पीडीपी के साथ मिलकर के, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ सही है कि भाई राष्ट्रीय ध्वज के साथ राज्य का जो ध्वज है, जम्मू कश्मीर के नियम अलग है, निश्चित रूप से धारा 370 वहाँ पर लागू है, तो ये चीज़ सही है कोर्ट का जो फैसला है? देखिए, कोर्ट का फैसला सही है या गलत है इस पर कोई टिप्पणी उस तरह से करना संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये एक सच्चाई है कि उनका जम्मू और कश्मीर जो अन्य राज्यों को जो सुविधा उपलब्ध नहीं है वो एक सुविधा उनको उपलब्ध है जी। और उनके राज्य का एक अलग संविधान भी है, झंडा भी है। और अगर झंडा है तो मुझे लगता है कि अगर उसका इस्तेमाल अगर किया जाता है कहीं पर तो कोई उसमें कोई बुराई नहीं माना जाना चाहिए उसको लेकिन अब कोर्ट का एक जजमेंट है, अगर वहाँ की सरकार जो है इस जजमेंट्स के खिलाफ है तो लीगल एवेन्यूज़ जो हैं उनके पास उपलब्ध हैं कि वो हायर कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ जो है वो पिटीशन करें। तो ये एक लेकिन चूंकि ये मामला आपको याद होगा कि जब मोदी जी गए थे उनके शपथ विधि समारोह में उसमें राज्य का झंडा दिखाई देता है, बिल्कुल। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये सुविधा उनको दी गई है और अगर वो उसका किसी रूप में इस्तेमाल करते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें गलत कुछ नहीं है, गैर संवैधानिक कुछ नहीं है
और ये उनका झंडा है वहाँ पर। हालांकि ये मुद्दा विपक्ष ने उठाया है कि राज्य का झंडा भी रहे इस मुद्दे पर, लेकिन ताज्जुब की बात देखिए कि जम्मू कश्मीर में जब हमारे जब तक भारतीय धारा 370 है जी तब तक तो ये स्थिति उनकी है उसमें, तो ठीक है। ये हमें नहीं, लेकिन सबसे बड़ी चीज हम ये देखें कि सोशल मीडिया पे भी कई बार आया है, अखबारों में भी छपा है कि जम्मू कश्मीर में जब सरेआम राष्ट्रीय ध्वज को जला दिया जाता है, वो एक अलग बात है, ठीक है, तब वहां का विपक्ष भी कुछ नहीं बोलता है, ठीक है, क्योंकि अभी वो जो कश्मीर में है तब इतना विरोध इसका नहीं होता है जितना विरोध इसका किया जा रहा है। खैर, ये व्यक्तिगत तौर पर भी निर्भर करता है कि वहां की सरकार और वहां के लोग क्या चाह रहे हैं, पर फिर भी राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। वो तो उसका तो अपमान किया ही नहीं जा सकता है, और राष्ट्रीय ध्वज जो है वो तो सबसे पहले लगाया जाएगा। चलिए, तो इससे पहले कि हम इस अंक का समारोप करें, एक संक्षेप में जानना चाहूंगा, दिल्ली में आज इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी, कल से ऑड इवन फॉर्मूला लागू हुआ, प्रदूषण नियंत्रण में कुछ हद तक हम बोल सकते हैं कि फौरी सफलता मिली, लेकिन मामूली सी। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये जो प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली वालों की लड़ाई है, और मुझे लगता है कि सिर्फ दिल्ली वालों की लड़ाई नहीं है, पूरे बल्कि देश के कई शहरों में प्रदूषण की स्थिति बहुत खराब है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है, इसका स्वागत करना चाहिए, इसका समर्थन करना चाहिए, और ये एक कदम है, कई स्तरों पर कदम उठाने की ज़रूरत है। और सबसे पहली ज़रूरत इस बात की है कि हमारे देश में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति है वो बहुत ख़राब है, शहरों में खास तौर से, उसको सबसे पहले ठीक किया जाए, और ये एक प्रभावी कदम है निश्चित रूप से। और लोगों ने जिस तरह से कल भाग लिया इसमें, और लोगों ने जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ इसका पालन किया, तो मुझे लगता है कि हम प्रदूषण के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है हम जीत सकते हैं, और कई स्तरों पर यह लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, और सफलता मिलती दिखाई दे रही। मुझे लगता है कि पहला दिन जो है वो बहुत अच्छा रहा, ठीक है, और लोग जो हैं बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात हुई है। और आपने आज अखबार में पढ़ा भी होगा कि दिल्ली में जो सफलता मिली उसका असर अहमदाबाद में भी दिखाई दे रहा है, वहाँ पर भी 20% गाड़ियाँ सड़कों पर कैसे कम की जाए इसकी उस पर कदम उठाए जा रहे हैं। चर्चा शुरू मतलब व्यापक स्तर पर हर राज्य में इसकी शुरुआत होनी चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा बल दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए। फिर भी आप मान रहे हैं कि हम देखते हैं सड़कों पर एक गाड़ी है, उसमें एक ही व्यक्ति जा रहा है, होना, जैसे कि कल देखा हमने अरविंद केजरीवाल के साथ में जो उनके आस पड़ोस के जो मंत्री हैं वो सब एक ही गाड़ी में होकर के गए। तो ऐसा होना चाहिए कि लोगों को अपने जब गंतव्य एक हो तो ऐसा मिले कि भाई जो अगर गंतव्य एक है और 4 लोग जाने वाले हैं तो वो एक ही गाड़ी में जाएं, जिनकी आपसी समझ है। तो इस तरीके से भी हम कहीं ना कहीं प्रदूषण नियंत्रण को काबू में रख सकते हैं। नहीं, निश्चित रूप से, और इस दिशा में कल ये कोशिशें दिखाई दी। लोग जो हैं एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, चूंकि अब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और एक दूसरे से हम जुड़ सकते हैं। एक ही जगह रहने वाले, एक ही ब्लॉक पे रहने वाले लोग जो हैं वो एक ही जगह पे जा रहे हैं और वापस लौट के भी उसी स्थान पे आ रहे हैं और अलग अलग गाड़ी से जा रहे हैं। ठीक है। तो कार पुलिंग जो है वो मुझे लगता है कि दिल्ली के लिए बहुत जरूरी है। लोकसभा टीवी की टीम प्रदूषण ना हो तब भी कार पुलिंग करना जो है वो देश के हित में। सुरेश जी, लोकसभा टीवी की टीम कल ये जायजा लेने के लिए दिल्ली की सड़कों पर थी कि ऑड इवन फॉर्मूले का पहला दिन कैसा रहा है। तो एक बात ये भी हमें देखने को मिली कि लोगों को जानकारियां बहुत मतलब पूरी तरीके से अवेयर नहीं है लोग। ये हालांकि दिल्ली सरकार भरसक प्रयास कर रही है लोगों को गाइड करने का और उनके साथ में वो एक अच्छे विनम्र तरीके से पेश भी आ रही है, पर लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, उसके बिना ये संभव नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ पर्सपेक्टिव में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी कुछ खास खबरों की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं पर्सपेक्टिव और पर्सपेक्टिव की इस श्रृंखला में बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी कुछ खास खबरों की। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों की समीक्षा को सुरेश बाफना जी के साथ ही आगे बढ़ाएंगे। सुरेश जी, एक बार फिर आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें तो काबुल में
फिर से आतंकी हमला हुआ है। काबुल का एक फ्रांसिस रेस्टोरेंट है जिसको आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया है। इसके पहले भी 4-5 दिन पहले काबुल में आतंकवादी हमले की खबर आई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा वहां पर हुआ था, जब वो भारत लौटे थे उसके बाद भी हुआ था, और अभी दोबारा से वहां पर एक आतंकी हमला हुआ है। इस हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली है, क्या कहेंगे? देखिए, तालिबान के साथ जो अभी पिछले दिनों हमने देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से एक पहल की गई थी कि तालिबान को जो है मेन स्ट्रीम में लाया जाए जी। और इसलिए अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान बातचीत करना चाहता था और वो चाहता था कि तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के बीच में बातचीत हो और कोई रास्ता निकले। तो वहाँ पर जो स्थिति अभी बन रही है, तो कि फिर से ऐसा लगता है कि तालिबान का एक अपसर्ज वहाँ पे फिर से दिखाई देने लगा। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि हेलमंड प्रोविंस जो है अफगानिस्तान का, वहाँ पर जो तालिबान ने जिन कुछ शहरों पर जो कब्जा कर लिया था, उन पर फिर से अफगान सुरक्षा बलों ने जो है फिर से उस पर अपना कब्जा कर लिया है जी। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर एक जो लड़ाई है तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में, एक ये लगातार एक ये फेनामिना बना हुआ है। वहाँ पर आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है। तो इससे लगता है कि तालिबान जो है वो फिर से रीग्रुप होकर जो है वो, चूंकि अमेरिकी फोर्सेस जो हैं वो सीमित हो गई, उनकी भूमिका जो है वहाँ पर सीमित हो गई और एक तरह से वो ग्राउंड पर जो है वो विड्रॉ कर चुके हैं, नाटो भी विड्रॉ कर चुका है। तो ऐसी स्थिति में अब जो अफगान फोर्सेस जो अपना प्रभुत्व वहाँ पर दिखाना चाहती है, तो उसको चैलेंज करने के लिए तालिबान जो है फिर से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है कि बहुत अगले कई दिनों तक ये जो समस्या है, ये अफगानिस्तान को इसका सामना करना पड़ेगा। और अब ये जो पाकिस्तान की तरफ से जो बात शुरू हुई है कोशिश, अभी आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं जी, मोदी जी की यात्रा के बाद वो काबुल गए थे और इस संदर्भ में उनसे अफगान गवर्नमेंट और उनके बीच में बातचीत भी हुई है कि किस तरह से तालिबान के साथ जो शांति वार्ता अफगान गवर्नमेंट के साथ जो होनी है उसको आगे बढ़ाया जाए। और अफगानिस्तान की जो सरकार है वो वहाँ पर एक समस्या है, वो बहुत सारे लोग अफगान गवर्नमेंट के जो प्रभावी लोग हैं वो पाकिस्तान को शंका की नज़र से देखते हैं। पाकिस्तान और वो चाहते हैं कि ये जो तालिबान के साथ जो बातचीत की प्रक्रिया शुरू होनी है, ये इसकी जो पहल है वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं होनी चाहिए, बल्कि अफगानिस्तान के लोगों की तरफ से होनी चाहिए। ये इनिशिएशन जो है, पहल जो है वो अफगान पहल हो तो वो ज़्यादा प्रभावी होगा। इसमें पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन अमेरिका की तरफ से दबाव ज़रूर है वहाँ पर कि तालिबान के साथ अफगान गवर्नमेंट की बातचीत हो, और वो बातचीत जो है, चूँकि पाकिस्तान के रिश्ते जो है अफगान तालिबान के साथ बहुत पुराने रहे हैं जी, और उनके कॉन्टेक्ट बहुत जीवित कॉन्टेक्ट हैं अभी भी। तो अमेरिका ये चाहता है कि शायद वहाँ पर अगर तालिबान का एक हिस्सा भी अगर अफगान सरकार के साथ समझौते में आ जाता है तो कुछ स्थिति बदल सकती है। सुरेश जी, आपने कहा कि पाकिस्तान को अक्सर शंका की नज़र से देखा जाता है, तो आप मान रहे हैं कि इस तरह के आतंकी हमलों को बढ़ावा देने में पर्दे के पीछे से पाकिस्तान का सहयोग हो? देखिए, पाकिस्तान की तो बहुत बड़ी भूमिका रही है, खास तौर से ISI की और पाकिस्तानी आर्मी की जी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो पाकिस्तान बोलता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। संयुक्त राष्ट्र में कई बार वो बोलता है, लेकिन अमेरिका दूसरा रुख कुछ अलग ही होता है। अमेरिकी गवर्नमेंट की जो कई रिपोर्ट्स है उसमें साफ साफ तौर पर कहा गया है कि हक्कानी ग्रुप, तालिबान के जो कई ग्रुप्स हैं, उनको पाकिस्तान की ISI ने जो है बढ़ावा दिया। तो ये बात किसी से कोई सीक्रेट नहीं है, ये ओपन सीक्रेट एक तरह से, कि पाकिस्तान के जो ISI संगठन है उसने तालिबान को अफगान तालिबान को बढ़ावा दिया है। वो पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ तो कार्रवाई कर रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी, लेकिन अफगान तालिबान के खिलाफ वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और अफगानिस्तान की हमेशा ये शिकायत रही है कि अफगानिस्तान पर जो ये हमले हो रहे हैं वो उनका जो पूरा ट्रेनिंग और पूरे जो सब कुछ जो हथियार वगैरह तमाम चीज़ें जो ट्रेनिंग
वो सप्लाई जो है वो पाकिस्तान से हो रही है। जी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अफगान तालिबान के प्रशिक्षण शिविर जो हैं वो पाकिस्तान में हैं और वहाँ उनको ट्रेनिंग दी जाती है और वो अफगानिस्तान में जाके इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो अफगानिस्तान की सरकार को पाकिस्तान पर उस तरह से पूरा भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी एक कोशिश की जा रही है। अब इसका नतीजा अभी तक तो कोई बहुत सकारात्मक नहीं दिखाई दिया है, लेकिन अमेरिकी दबाव के तहत जो है मुझे लगता है कि ये इस तरह की कोशिश हो रही है। अब इसका क्या परिणाम निकलेगा, अगर ये काबुल में इस तरह की घटना तालिबान ने की है जी। तो मुझे नहीं लगता कि शांति वार्ता का कोई स्कोप वहाँ पे दिखाई देता है। बिल्कुल। एक चीज़ और बड़ी खबर जो आज छपी है, पाकिस्तान में 9 आतंकवादियों को फांसी दी जाएगी। ये जो मामला था ये 2009 में रावलपिंडी में आतंकी हमला हुआ था जिसमें लगभग 35 से 40 लोग मारे गए थे, बहुत सारे घायल भी हुए थे। इसको लेकर के अब पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष ने एक कड़ा रुख अपनाते हुए ये फैसला सुनाया है कि 9 आतंकवादियों को फांसी पर चढ़ाया जाएगा। क्या माना जाए सुरेश जी, पाकिस्तान में जो पेशावर हमला हुआ जहां पर मासूम बच्चों की निर्दयता से उनको मार दिया गया, क्या माना जाए उसके बाद पाकिस्तानी सेना आतंकवाद के खिलाफ सख्त हुई है, समझा जाए इसको? नहीं, देखिए निश्चित रूप से ये इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ, ख़ास तौर से जो पेशावर की घटना हुई, भयानक घटना थी, इसमें कोई शक नहीं, उस घटना के बाद पाकिस्तान ने जो है वहाँ पर एक अभियान चलाया जो जिसके तहत आर्मी और एयरफोर्स, पाकिस्तानी एयरफोर्स तमाम तरह के उन्होंने जितने भी उनके साधन हो सकते हैं आतंकवाद के खिलाफ, उन पूरी ताकत के साथ उन्होंने जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की है। और आज भी हम देखते हैं कि आए दिन इस तरह की कार्रवाइयाँ वहाँ पर होती रहती हैं। तो पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारी शिकायत इतनी ही थी और है कि लश्कर तोयबा, जमात दुआ, इस तरह के जो भारत विरोधी आतंकवादी संगठन है उनके खिलाफ पाकिस्तान की आर्मी जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। तो अब ये जो गुड तालिबान, गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट का जो फ़र्क पाकिस्तान ने पहले किया था, अब पाकिस्तान शायद इस तरह का फ़र्क नहीं कर रहा है और उनके आर्मी चीफ की तरफ से भी इस तरह का बयान आया था कि अब जो है हमारे लिए कोई गुड टेररिस्ट नहीं है और बैड टेररिस्ट। ठीक बात है, ये समझने वाली बात होगी कि आतंकवाद के बदले बातचीत से उसका हल निकाला जाए या सख्त कार्रवाई के जरिए आतंकवाद का नेस्तनाबूद किया जाए, ये समझना होगा। निश्चित रूप से एक बहुत ही विस्तृत चर्चा का विषय रहेगा। सुरेश जी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों की विवेचना के लिए बहुत धन्यवाद। पर्सपेक्टिव में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात व्यापार जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं पर्सपेक्टिव और पर्सपेक्टिव की इस श्रृंखला में बात व्यापार जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों की। और व्यापार जगत से जुड़ी खबरों की विवेचना के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज, वरिष्ठ पत्रकार। मनोहर जी, बहुत बहुत स्वागत लोकसभा टीवी में। व्यापार जगत की शुरुआत सबसे पहली खबर से। इस साल बताया जा रहा है कि 38 अरब डॉलर पर पहुंच सकता है ई कॉमर्स का कारोबार। ई कॉमर्स हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन के मामले में ट्रेडिंग, बिजनेस बहुत ज़्यादा बल मिला है। जिस तरीके से तकनीक का विकास हुआ है, इंटरनेट का विकास हुआ है, आप कैसे मान रहे हैं ई कॉमर्स के क्षेत्र को? देखिए, इसके 2 मायने हैं। एक तो हमारा जो टेक्निकल इकोनॉमिक्स है और दूसरा ये कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इकोनॉमिक्स है उसका एक नया डायमेंशन जो है वो ई कॉमर्स या ऑनलाइन ट्रेडिंग या ऑनलाइन शॉपिंग के रूप में आप देख सकते हैं। और इसकी भलक और झनक जो है वो आपको करीब 2000 के दशक में ही लग गई थी कि देश में आने वाले दिनों में ई कॉमर्स का कारोबार काफ़ी बढ़ेगा। लेकिन इसके सामने सबसे बड़ी बाधा ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा नेट कनेक्टिविटी जो है वो कितना है, दूसरा लोग कितने यूज़र फ्रेंडली हो रहे हैं, तीसरा ये कि मोबाइल के ज़रिए यानी कि टेक्निकल मोबाइल रेवोल्यूशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों का रेवोल्यूशन जो मिल करके जो एक नया डिजिटल क्रांति हो रही है,
तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे लोग ज़्यादा इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे, जी। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ेगी और गाँव तक के लिए एम्बिशियस प्लान बनकर तैयार हुआ है डिजिटल इंडिया के भी जरिए। और हमारा जो है जो एक साइबर इंडिया जो एक डेवलप हो रहा है, तो ई कॉमर्स का कारोबार जो कि कंप्यूटर के बटन के जरिए ही आप कोई सामान की ऑर्डर करते हैं या कोई सामान की डिज़ाइन देखते हैं, वो पिछले 3 सालों से तो अब एक पर एक रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। और जो 4-5 जो बड़ी कंपनियां हैं जिसमें कि अमेजन और जो अलग अलग स्नैपडील और इस तरीके की बहुत सारी कंपनियां हैं, तो वो एक रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाती जा रही हैं। लोगों के पास वक्त नहीं है, लोगों के पास जो है ऑप्शन अवेलेबल है, फास्ट हम ग्रो करना चाहते हैं, न केवल अपने देश में बल्कि ग्लोबल लेवल पे लोग अब समय की बचत करना चाहते हैं, अपने मेहनत की बचत करना चाहते हैं। जिस तरीके से आप मॉनेटरी ट्रांसफ़र आसान हो गया है टेक्नोलॉजी के जरिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है और स्पेंडिंग जो है वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी सेवी हुआ है। अब पेटीएम जैसे कॉन्सेप्ट आ गए हैं, तो कुल मिला जुला करके ई कॉमर्स का कारोबार यदि $38 बिलियन तक पहुंचा है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। और आने वाले दिनों में हमारे ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स का एक ये बहुत बड़ा ये एक सिंबल होगा, एक बहुत बड़ा प्रतीक होगा, न केवल देश में बल्कि ग्लोबल लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग होगी। अब लोग जो है दुकानों पर नहीं जाएंगे, लोग ऑर्डर पास करने को नहीं जाएंगे, आप सारी चीज़ें जो है आपके सामने अवेलेबल है। अभी कुछ दिन पहले आपके टेलीविज़न चैनल में बहस हो रही थी प्रगति मैदान को लेके, जो कि एक तरह से इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, कि क्या ई कॉमर्स के जरिए इसका प्रभाव घटेगा। तो ये चीज़ें ठीक है कि बहुत सारी चीज़ों का स्थानापन्न कई चीज़ें नहीं ले सकती हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ई कॉमर्स के एवेन्यू एक्सप्लोर होंगे और यह जो आपने आंकड़ा जो दिखाया है आने वाले दिनों में काफ़ी बढ़ सकता है। मनोहर जी, कैसे देख रहे हैं आप ई कॉमर्स के साथ ही साथ जो प्रतिकूल असर अगर हम इसका देखें, दूसरा पहलू देखें, तो जो साइबर क्राइम है, ठीक है, उसके लिहाज से ये कितना ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, लगता है और दर्शक इसको कैसे समझें? मुझे लगता है इन नई संभावनाओं को, जो नई आशंकाएं हैं या जो नए खतरे हैं, इसको लेकर के जो हमारी कानून मशीनरी है, खाद्य मंत्री ने जो है पासवान जी ने बहुत पहले इसको लेकर के आगाह किया कि अब इससे इस ट्रेडिंग को लेकर के जो भी कंप्लेन आएंगे उस कंप्लेन को रिड्रेस करने के लिए हम कानूनी रूप से अपने आप को सुटेबल बनाएंगे, हम लीगल मैकेनिज्म को और दुरुस्त करेंगे। और सरकारें अब अपना इसमें कई सारे अब उपबंध जोड़ रही हैं कि इससे रिलेटेड जो क्राइम है या इससे रिलेटेड जो शिकायतें हैं या इससे रिलेटेड जो कंज्यूमर को प्रॉब्लम है उसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस किया जाए। ठीक है, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक बड़ी चीज़ ये देखने को मिल रही है कि मेक इन इंडिया का जो इम्पैक्ट है उससे भारतीय युवा खासे प्रभावित हैं, और इसके मेक इन इंडिया के इम्पैक्ट से प्रभावित होकर युवा जो है मोटे कंपनियों के मोटे पैकेज, मतलब बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के, मल्टीनेशनल कंपनियों के पैकेज को ठुकरा रहे हैं। मतलब हम बात करें आईआईटी जैसे बड़े संस्थानों में भी देखा गया ये चीज़ कि युवा कोर सेक्टर की तरफ ज़्यादा जाना चाह रहे हैं। ई कॉमर्स, फाइनेंस, ये जो तमाम सारी बड़ी कंपनियां हैं, इनको से लोगों को युवाओं को थोड़ी सी निराशा रही है। अब उनका मन डाइवर्ट हो रहा है मेक इन इंडिया की तरफ। आप मान रहे हैं कि ये सकारात्मक पहल आपके है? इस खबर की क्या क्या सोर्स है, मैंने उसे डिटेल नहीं देखा है, लेकिन इसके 2 मायने नज़र आते हैं। पहला ये कि जो मोटी पैकेज की जो सैलरी होती है वो कहीं ना कहीं एमएनसी से जुड़ी होती है। बिल्कुल, इसमें आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है या बहुत सारे इंडिया में बड़ी बड़ी एमएनसीज के जो है ऑफिस हैं, मोटी पैकेज उसमें मिलती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को अपना घर प्यारा लगता है, चाहे आप डोमेस्टिक लेवल पे जाएं तो हर सबको अपना गांव प्यारा है, अपना जिला और अपना राज्य प्यारा है। बिल्कुल, मजबूरी में या अवसर की तलाश में लोग जो है अपने घर से जो है वो करते हैं, दूर जाते हैं, चाहे वो विदेश जाएं या देश के किसी कोने में जाएं। एक तो रीज़न ये है कि अगर मेक इन इंडिया यदि सफल हुआ है, हालांकि अभी उस पर बिग क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि मेक इन इंडिया कोई इंस्टेंट प्रोग्राम नहीं है, इसका एक लॉन्ग टर्म फिनोमेनन है। लेकिन उसको लेकर के जितने स्ट्रक्चरल बॉटलनेक हैं, मतलब कि जितने संरचनात्मक अवरोध हैं या जितने उसमें उलझने हैं, उस उलझन को सरकार कितने फास्टली दूर करती है। आज भी मेक इन इंडिया को जो बूस्टअप मिलना चाहिए वो इसलिए नहीं मिल पाया है कि अभी भी देश में बिजनेस शुरू करने से लेकर, बिजनेस के अप्रूवल करने से लेकर और उसे एग्जीक्यूट करने में बहुत सारे अवरोध हैं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स काफ़ी हैं, कानूनी दांवपेच काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल से लेकर के तमाम इनपुट और इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी पर अभी काम शुरू हुआ है। तो मेक इन इंडिया को भी बूस्ट होने में टाइम लगेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल इंडिया,
ये सब चीज़ें अगर मिला करके देखी जाए तो लॉन्ग टर्म में इस पर हमें ज़्यादा जोर देना ही होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है एक रियल ग्रोथ है, उससे रोजगार के अवसर ज़्यादा बेहतर मिलते हैं, वो कम इन्फ्लेशनरी होता है और अर्थव्यवस्था को असली ताकत देता है। तो अगर आपकी ऐसी खबर है, अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये स्वागत योग्य बात है। ठीक है मनोहर जी, लंबे समय बाद वित्त मंत्री जो रहे हैं पूर्व देश के पी चिदम्बरम, उनका ये बयान आया है कि केंद्र सरकार महंगाई को काबू पाने में समर्थ नहीं रही है। कैसे देख रहे हैं आप इस बयान को? देखिए चिदम्बरम को, ठीक है मैंने वो बयान देखा है। देखिए चिदम्बरम एक बड़े ही यूपीए सरकार के बेहद काबिल मंत्री थे। बिल्कुल। और नई आर्थिक नीति के शुरुआतकारों में और नई आर्थिक नीति को नए लेवल तक ले जाने में मनमोहन सिंह, नरसिंह राव के साथ चिदम्बरम का भी नाम बेदस्तूर लिया जाएगा। देखिए आज का जो बयान है चिदम्बरम साहब का, मुझे लगता है वो राजनीति से ज़्यादा प्रेरित है। उसमें अगर तथ्य देखा जाए तो उस तथ्य में वो काफ़ी थोड़े भटके हुए नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि चिदम्बरम साहब के बेटे के जो वो डायरेक्टर थे किसी शेयर ट्रेडिंग कंपनी में, और वहाँ पर ईडी का छापा पड़ा, उस ईडी के छापे से थोड़ा चिदम्बरम बौखलाए और मीडिया में बयान आया था। आज के बयान को लेकर के ये हम जरूर कह सकते हैं कि जैसे कि उन्होंने कहा भ्रष्टाचार और महंगाई, तो भ्रष्टाचार तो एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, कोई इसे ऑन द डॉट या कोई एक सिंगल मेजर से कोई सरकार दूर नहीं कर सकती। इसके साथ आपको सीरीज ऑफ रिफॉर्म चाहिए और उसको कितनी प्रायोरिटी देती है। मोदी सरकार उस मामले में हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत तेजी से काम की है, लेकिन इकोनॉमिक इंक्लूजन प्रोग्राम और इन्फ्लेशन कंट्रोल का प्रोग्राम, इकोनॉमिक इंक्लूजन में अगर आप जन धन जन सुरक्षा की जो 3 योजनाएं हैं वो बेहद अच्छी योजना है और मोदी सरकार की अब तक के सबसे बेहतर कार्य है। बाकी डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, क्लीन इंडिया जैसे कार्यक्रम जो है वो केवल स्लोगन से नहीं हो सकता, उसके लिए आपको बड़ी बुनियादी तैयारियां करनी होगी। जैसे कि आप क्लीन इंडिया को लें, केवल झाड़ू लगा देने से क्लीन नहीं हो जाएगा। झाड़ू के जो वो मलबे हैं या जो कूड़े हैं उनके डिस्पोजल की प्लानिंग क्या है, और वो डिस्पोजल की प्लानिंग जब कारगर होगी जब देश के सारे शहर प्लान्ड तरीके से डेवलप होंगे। सारे शहर जो है एक दूसरे से कंजेस्टेड हैं, उसे आप ठीक नहीं कर सकते। दूसरी बात ये, जैसे कि आपका स्मार्ट सिटी है या बुलेट ट्रेन है, इसमें कॉस्ट काफ़ी इन्वॉल्व है, वो एक आप अलग से करिए। क्योंकि कंप्यूटर आया था तो कंप्यूटर का भी विरोध हुआ था, बाद में कंप्यूटर अपने आप में रोजगार का बहुत बड़ा स्रोत बना। ऐसे ही आपको इंडियन रेलवेज को लें, अभी रेलवे की स्थिति बड़ी आशाजनक नहीं हो पाई है। आज ही रेल मंत्री ने कहा है कि उन्हें 7वें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने में जो है उन्हें 20,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त जरूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं रेलवे का मामला अभी बड़ा अच्छा नहीं है। रेलवे में अभी भी इम्बैलेंस है, गुड्स और पैसेंजर दोनों फ्रंट पे। इसी तरीके से महंगाई को लेकर के शुरुआत में 1 साल तक मोदी सरकार ने इसे काबू में किया और पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड बना, लेकिन यह जो है तेल की कीमतों में कमी और कुछ फसल की जो डिमांड और सप्लाई का जो मैनेजमेंट है या इक्विलिब्रियम है वो बेहतर होने की वजह से हुआ है। परमानेंट सॉल्यूशन पहले की सरकारों ने तो किया ही नहीं। मोदी सरकार को भी अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य के जरिए इन्फ्लेशन और महंगाई को लेकर के एक दीर्घकालीन नीति लानी चाहिए। इस मामले में हम मान सकते हैं उन पर कमी है, लेकिन चिदम्बरम का जो आक्षेप है वो राजनीतिक ज्यादा है, असलियत में कम है। एक बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा कि योजनाएं तो यूपीए सरकार ने भी बहुत सारी बनाई थी, लेकिन जनता तक उन योजनाओं के प्रचार प्रसार में वो नाकाम रही। लोगों को मालूम ही नहीं था कि क्या योजनाएं हैं। तो क्या ये चुनौतियां मोदी सरकार के सामने भी आप देख रहे हैं? बिल्कुल। देखिए संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि देश की सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार और मैल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर वो समस्या रहेगी तो हर समय परेशानी आएगी। जहां तक कांग्रेस की योजनाओं का सवाल है तो कांग्रेस की योजनाएं खजाना खाली कर, सब्सिडी फेंक कर और अर्थव्यवस्था को कमजोर कर जनता को खुश करने और चीनी चटाने वाली थी। मोदी सरकार उन योजनाओं से दूर है। वह मोदी सरकार बिना सब्सिडी दिए, बिना खैरात बांटे कुछ स्ट्रक्चरल मजबूती का कार्य कर रही है, परंतु गुड गवर्नेंस और करप्शन दूर करने के मामले में यह सरकार भी अभी बहुत असाधारण साबित नहीं हुई है। खासकर एलपीजी की मूल्य नीति लें, डुअल प्राइसिंग हमेशा खराब मूल्य नीति होती है। यूपीए की शुरू की गई नीति और एनडीए की सरकार उसको और ज्यादा चैंपियन बन रही है। एक मूल्य नीति होना चाहिए, भ्रष्टाचार दूर होगा। और आज भी दोहरी मूल्य नीति
तो चल रही है, लेकिन शहरों में गरीबों को आज भी ब्लैक में गैस लेना पड़ता है। अगर आप छोटे सिलेंडर मास सप्लाई कर दें तो लोगों को कोई जरूरत नहीं है सब्सिडाइज सिलेंडर खरीदने की। 4 किलो का सिलेंडर पैसे देंगे और लोग जितनी आवश्यकता है उतनी जितनी आवश्यकता है खरीद लेंगे। दोहरी मूल्य नीति कहीं से अच्छी नीति नहीं है। ठीक बात है मनोहर जी, व्यापार जगत से जुड़ी खबरों के समीक्षा के लिए बहुत धन्यवाद। पर्सपेक्टिव में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात खेल जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं पर्सपेक्टिव, और पर्सपेक्टिव की अंतिम कड़ी में बात खेल जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों की। और खेल जगत की खबरों की समीक्षा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व क्रिकेटर और खेल उद्घोषक मुनीश जॉली। मुनीश जी, बहुत बहुत स्वागत लोकसभा टीवी में। धन्यवाद। सबसे पहली शुरुआत आज की, विराट कोहली आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, कैसे देख रहे हैं आप? इससे पहले युवराज सिंह थे, अब विराट कोहली। देखिए, विराट कोहली फिलहाल तो कप्तान है भारतीय टीम के, तो टेस्ट हिंदुस्तान के कप्तान, और उनकी बोली लगी आईपीएल में। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आपकी जो डेजिग्नेशन है वो थोड़ा सा पुश देती हैं इस तरीके की, जब भी ऑक्शन होती है प्लेयर्स की। तो सबसे हाईएस्ट पेड खिलाड़ी बन रहे हैं विराट कोहली। सबसे बड़ी बात विराट के बारे में ये है कि उन्होंने अपनी लाइफ जो है बहुत डिसिप्लिन बना ली है, इसीलिए वो सक्सेसफुल हो रहे हैं फील्ड पर, ऑफ द फील्ड भी और ऑन द फील्ड भी। बहुत से लोग इस बात से सहमत ना हो कि ऑफ द फील्ड डिसिप्लिन कैसे जी। तो विराट कोहली के कोच, उनसे अक्सर बात होती रहती है, तो विराट कोहली के डिसिप्लिन के बारे में बताते हैं कि किस समय वो खाना खाते हैं, किस समय कितनी वो ट्रेनिंग करते हैं। उन्होंने हर चीज़ का एक, जिसे कहते हैं वो सेशन बाय सेशन, जैसे हम फील्ड में चलते हैं वो ऑफ द फील्ड चलते हैं। और मेरे तो फेवरेट खिलाड़ी हैं जी। उनका स्पोर्ट्स करियर भी बहुत ही मुश्किलों में शुरू हुआ था। वो जो दौर था शुरुआत का, मतलब जो हम देखें कि उनकी जो परिस्थितियां थी, विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। आई थिंक अगर आपको बड़ा बनना है अपनी लाइफ में, हमारे गुरुजन यही कहते हैं कि आप कठिन परिस्थिति ढूंढिए। कुछ लोग हैं वो कंफर्ट जोन में मत रहिए। हाँ, तो विराट कोहली एक ऐसे प्लेयर हैं जो कठिन परिस्थिति ढूंढते हैं। वो कहते हैं अगर कठिन परिस्थिति दिखाओ मुझे, अगर मैं वहाँ अच्छा करूँगा तो मैं एक्सेल कर सकता हूँ। बिल्कुल। अब कभी भी हमने विराट कोहली के चेहरे पर, आप अगर मैच देखते हैं टेलीविजन पे, आप देखिए कभी कोई शिकन देखी है? कभी किसी ने बोला कि नहीं वो प्रेशर है उनके ऊपर? वो उल्टा प्रेशर दे देते हैं, जो रिकी पॉन्टिंग करते थे ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए। तो ऐसा खिलाड़ी भारतीय टीम में आया है, उसको लेके बाकी जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेना चाहिए कि नहीं, अब दौर आ गया क्रिकेट का कि हम प्रेशर जो है उसको अगर हटाना है तो दूसरे को प्रेशर दो। ठीक है, कैसे देख रहे हैं आप साल 2016? ये ऐसा दौर है जब बहुत सारे बड़े स्तर के खेल यहाँ पर होने हैं, T20 विश्व कप भी होना है। विराट कोहली के प्रदर्शन को कैसे माप रहे हैं आप साल 2016 के लिए? देखिए, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं ऑफ द फील्ड। मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो थरो जेंटलमैन है। मैं एक दो बार ही उनसे मिला हूँ जी। जब अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत हो रहे थे राष्ट्रपति भवन में, तब उस सेरेमनी के बाद मैं उनसे मिला, वो मैंने लाइव कवर की थी। उसके बाद मैं विराट से मिला और बहुत जेंटलमैन तौर पे वो मुझसे मिले। उनको पता है कि अग्रेशन कहाँ पे दिखाना है। कुछ वाद विवाद चलते रहते हैं, कुछ सुर्खियाँ बनानी पड़ती हैं, कुछ आर्टिकल्स लिखने पड़ते हैं, लेकिन विराट कोहली एक चमकता हुआ सितारा है हिंदुस्तान की क्रिकेट का। एग्जाम्पल देख लीजिए, जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो सीरीज़ हुई, 3-3 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो रहे थे, तो बहुत लोगों ने कहा कि भाई विकेट्स को लेकर कुछ आप कुछ करिए, 3 दिन में टेस्ट मैच कैसे खत्म हो जाएंगे। विराट कोहली और जो थिंक टैंक था उन्होंने कहा हमको टेस्ट सीरीज जीतनी है, किसी को कोई परेशानी है तो आप अपनी परेशानी आप अब तक रखिए। तो इस एटीट्यूड का जो प्लेयर है, हम यही कर सकते हैं कि जो पहले उन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं तो 2016 में भी वो रिकॉर्ड बनाएंगे, और वो एक फेलियर के दौर से गुजर चुके हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। तो वो डरते नहीं है किसी भी प्रेशर सिचुएशन से या बड़ी सीरीज से जो अब आने वाली है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ठीक है, एक बेहतर खिलाड़ी उसे ही कहा जा सकता है जी कि जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपना संबल बना करके रखे, हम बोल सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। न्यूजीलैंड सीरीज के लिए पाक टीम में वापस आए हैं मोहम्मद आमिर। क्या माना जाए, बहुत बड़ा विवाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आंतरिक रूप से इनको लेकर के हुआ था,
कैसे देख रहे हैं आप इसको? बहुत अच्छा आपने ये बात की कि उनके बहुत बड़ा विवाद अभी भी है, बिल्कुल वो ख़त्म नहीं हुआ जी। है। क्योंकि आप अगर मिसबाह-उल हक और यूनुस खान जो सीनियर प्लेयर्स रह चुके हैं, 300 400 वनडे खेल चुके हैं, टेस्ट मैचेस में उन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, वो भी अभी भी खुश नहीं है। अब देखिए कितनी मेरे को बड़ी जैसे कहते हैं ना हंसी वाली बात लगती है ये कि आप पाकिस्तान का जो बोर्ड है वो अपने प्लेयर से एक स्पेशल नोट जो है वो साइन करवा रहा है कि हमारे को कोई परेशानी नहीं होगी अगर मोहम्मद आमिर हमारी टीम में खेलें और हम कभी उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेंगे। तो इस तरीके से आप प्लेयर को बांध रहे हैं ना कि देखो भैया हम जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। तो ये एक एक्स्ट्रा जिसे कैसे एक एफिडेविट कह लीजिए, नोट साइन कराने की ज़रूरत क्या है? इसका मतलब आप जानते हैं कि विवाद हो सकता है और बहुत बड़ा विवाद हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान की क्रिकेट विवाद के लिए मशहूर है। कोई ना कोई विवाद होता ही है। वो इमरान खान हो उनके ग्रेट प्लेयर, वो जावेद मियांदाद हो, तो विवाद से घिरी रहती है। उसके बावजूद भी वो क्रिकेट खेलते हैं और परफॉर्म भी करते हैं। काबिल तारीफ है जी। चलिए अब बात दिल्ली से जुड़े डीडीसीए मामले की। सीबीआई ने डीडीसीए से आंतरिक ऑडिट की रिपोर्ट मांगी है। कथित भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा उसको लेकर के डीडीसीए ने भी बात कही थी कि हम मानहानि का मुकदमा करेंगे केजरीवाल के खिलाफ और दूसरे लोगों के खिलाफ। आप कैसे देख रहे हैं इसको, इस पूरे मामले को? देखिए जी, जब थिएटर देखने जाते हैं तो थिएटर में अलग अलग कैरेक्टर हमें दिखते हैं माफ़ कीजिएगा। तो ये एक थिएटर वाली सिचुएशन बन गई है कि यहाँ पर एक पक्ष दूसरे पक्ष को कुछ कह रहा है और दूसरा पक्ष उनको कुछ कह रहा है। लेकिन एक बात तो आप मानेंगे कि दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन में सुधार तो होना ही चाहिए, उससे तो कोई भी पिछड़ नहीं रहा है। मुझे याद आता है 1996 का वर्ल्ड कप। ये वो वर्ल्ड कप है जो श्रीलंका जीता था और श्रीलंका और भारत का मैच होना था डीडीसीए में। और उस समय नए स्टेडियम के साथ नए पवेलियन, स्टेडियम तो वही था, नए पवेलियन की तैयारी हो रही थी। तो वहाँ पे ना वो एक फाइबर की शीट लगा के कंस्ट्रक्शन को छुपा दिया गया था और फिर भी मैच हुआ था। तो अब हम प्लेयर्स नहीं, चलिए प्लेयर्स को छोड़ दीजिए, डीडीसीए के जो ऑफिशियल्स हैं आप उनको छोड़ दीजिए। जो क्रिकेट के प्रशंसक हैं, जो वहाँ मैच देखते हैं, जो अभी आज की डेट में ये नहीं कह रहे हैं कि हमें गर्व से कहते हैं कि दिल्ली के अंदर हमारा फिरोज शाह कोटला है। क्यों नहीं कहते? आप कोलकाता जाइए तो लोग कहते हैं गर्व से, वो सीएबी के नाम से ऐसा वो बनाते हैं जैसे वो वाकई में कोई ताज है। तो क्या हम वैसी सिचुएशन नहीं बना सकते यहाँ पर? कोई ना कोई सोल्यूशन तो यहाँ पे निकलना चाहिए ना। लोगों को पता है, सबको पता है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे ऐसा हो रहा है जो सही नहीं है। ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा, मैं आपसे जानना चाहूँगा साल 2016 खेल के लिहाज से भारत के लिए कैसा रहेगा? खेल के लिहाज से तो बहुत आशाएं हैं, स्पेशली बैडमिंटन में साइना नेहवाल हो गई, सानिया मिर्ज़ा। मुझे बहुत खुशी हुई कि 2015 में भारत की जो महिला स्पोर्ट्स पर्सन हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर विमेन, स्पेशली द विमेन स्पोर्ट्स पर्सन्स। और आने वाले टाइम में देखिए T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है, इस देश में कोई क्रिकेट से दूर नहीं रहा है। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में दो चीज़ें बहुत मशहूर हैं। आप ही के शो में एक जनाब ने कहा था तो मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गया था उस समय, लेकिन अब विश्वास करता हूँ कि हिंदुस्तान में क्रिकेट और चाय के प्याली के बगैर कोई नहीं जी सकता। T20 का जो वर्ल्ड कप आने वाला है, आई थिंक भारत उस पे नज़र डाल रहा है। अगर वो जीत जाए तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है हमारे लिए। भारतीय टीम को किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए? देखिए, प्रोफेशनल साइड हो गई है भारतीय टीम। ये वो भारतीय टीम नहीं है जो 6-7 साल पहले थी। यहाँ पर तो वो फिट रहते हैं और फिटनेस इनकी ऐसी हो गई है कि एक दिन की जो थकान है वो सुबह दूसरे दिन दिखती नहीं है। तो इससे ये एक उदाहरण है कि भारत प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रहा है। एक दिन में आजकल टेस्ट मैच में 400 रन बनते हैं और 400 रन वनडेयर में भी सेफ टारगेट नहीं है और भारत जो है उसे अचीव करता है। तो भारतीय टीम आई थिंक एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। वो अलग बात है कि किसी एक दिन भारतीय टीम नहीं चले, जैसे कि पिछले साल सेमीफाइनल में हो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो वनडे भारत खेला था लास्ट में, जहां 438 का स्कोर बना दिया था साउथ अफ्रीका ने, वो एक एक्सेप्शन हो सकता है, अदरवाइज बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। ठीक है, अगर उतार चढ़ाव तो जारी रहते हैं पर फिर भी हमें बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान रखना होगा कि जो हमने गलतियां पिछले साल की हैं, जो भारतीय टीम का प्रदर्शन कुछ जो निराशाजनक रहा कुछ मैचों में, उससे सीख लेनी चाहिए सभी को। जी हाँ, ये तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी का असूल है कि आप कोई भी गलती करते हैं तो सीख वहाँ से लेनी चाहिए, पर एक सीख भारत ज़रूर लेना चाहेगा
और वो है T20 के मुकाबलों में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ना वनडे जीत पाए सीरीज, ना T20 की श्रृंखला जीत पाए। तो भारत अब जब ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, 12 तारीख से पहला मैच शुरू हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम का, वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर भारत को ज़रूर होगा, क्योंकि वो एक सीरीज़ अपने ही घर पे हार कर आ रहे हैं और जा रहे हैं एक ऐसे कॉन्टिनेंट में, ऑस्ट्रेलिया में, और उस टीम के अगेंस्ट वो खेलेंगे, वहाँ पे उन्हीं के घर पे उनको मारना, ये और थोड़ा सा प्रेशर को बढ़ा देता है। लेकिन कुछ नए चेहरे आए हैं भारतीय टीम में, हम तो अपेक्षा रखते हैं कि वो अच्छा करेंगे। और जिस तरीके से हमारा डोमेस्टिक सर्कल बड़ा है, जितना पैसा मिलता है रणजी ट्रॉफी में, आई थिंक अब आप देखिए कि बहुत कंपटीशन आ गया है भारतीय क्रिकेट में, एंड विच इज़ गुड फॉर द गेम। नए चेहरों में किनसे उम्मीद है आपको? देखिए, केएल राहुल ने श्रीलंका के खिलाफ जो सीरीज हुई थी पिछले साल, वहाँ पे एक सैकड़ा जड़ा उन्होंने, वो भी ऑस्ट्रेलिया गए थे खेलने के लिए उससे पहले दौरे में। केएल राहुल से मुझे बहुत उम्मीदें हैं। साथ साथ युवराज सिंह की वापसी हुई है, आशीष नेहरा को तो उनको तो नया चेहरा मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन युवराज किसी भी दिन किसी भी टीम के लिए वो गेम बदल सकते हैं। तो नए चेहरे आ रहे हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा तवज्जो शायद ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में नहीं मिले, लेकिन युवराज से बहुत अपेक्षा है। और एक आखिरी बात और कहना चाहूँगा, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ की एक सीक्रेट है जो क्रिकेटर्स बहुत मानते हैं इस चीज़ को। ऑस्ट्रेलिया का दौरा भारतीय क्रिकेट या कोई भी क्रिकेट की टीम जाती है उनके देश में, वो एक किसी ना किसी खिलाड़ी का करियर ख़त्म करते हैं, किसी का बना देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जाके जो स्कोर कर देता है, जैसे VVS लक्ष्मण ने किया, तो उनका करियर बन जाता है। और मनोज तिवारी जैसे प्लेयर जो बेचारे फेल हो गए, जो उनकी गलती नहीं थी, तो अब देखिए उनको टीम में आना जो है मुश्किल पड़ रहा है। खैर, पूरे भारत की उम्मीद कि साल 2016 में भारतीय टीम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करेगी और विश्व कप 2020 जो मैच होना है वो फिर से भारत में आ पाए। मुनीश जॉली जी, खेल जगत से जुड़ी खबरों के सटीक विवेचना के लिए बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। पर्सपेक्टिव में फिलहाल इतना ही। आप सभी दर्शकों का भी पर्सपेक्टिव देखने के लिए बहुत धन्यवाद। पराक्रम को दीजिए इजाज़त। अगली मुलाकात आपसे सोमवार को होगी। नमस्कार।